अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग यूजेस ऑफ एल्युमिनियम के बारे में स्टडी करेंगे और ग्रुप 4 के एलिमेंट्स के हवाले से हम लोग जो है वो कुछ स्टडी करेंगे। और ये दो टॉपिक्स जो है वो हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स हैं, जो कि आपके अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग एल्युमिनियम की बात करेंगे। एल्युमिनियम आपको मालूम है कि एक मेटल है। वो आपसे ये कहते हैं कि अगर हम इसके फर्स्ट यूज़ की बात करें तो वो ये कहते हैं कि इट इज़ अ वेरी लाइट मेटल। और अगर आप इसकी डेंसिटी की बात करें तो आयरन के मुकाबले में क्या होती है, 3 टाइम्स जो है वो कम होती है। लेकिन वो ये कहते हैं कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अ, हम लोग इसको किस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं या कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट्स हैं, शिप्स हैं, कार्स हैं, उनको बनाने के लिए एल्युमिनियम को हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, राइट। सेकंड, इसका यूजेस क्या है कि हम लोग एल्युमिनियम क्योंकि मेटल है, सो इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो इसलिए हम लोग केमिकल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री के अंदर इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज द हीट एक्सचेंजर के तौर पर इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसके थर्ड यूजेस की बात करें, वो ये कहते हैं कि इट एक्चुअली पोजेस अ वेरी स्मूथ सरफेस। और इसकी जो स्मूथ सरफेस है वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, टू रिफ्लेक्ट द रेडिएशंस आपके पास है, इसलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं टू इंसुलेट द बिल्डिंग्स एंड टेलीस्कोप मिरर्स। इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि जो एल्युमिनियम की फॉइल होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो रिडोर्स वगैरह होते हैं उनको जैम करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इसी तरह क्या होती है कि जो एल्युमिनियम होती है वो क्या होती है, नॉन मैग्नेटिक इन नेचर आपके पास होती है। और उसको नेविगेशनल इक्विपमेंट्स के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी वो इक्विपमेंट्स जिनको हम लोग डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी हम लोग जो है, उन इक्विपमेंट्स के अंदर जो है हम लोग एल्युमिनियम को जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह यानी हमने इसके 3 to 4 यूजेस को डिस्कस किया। फिफ्थ यूज क्या है कि आपके पास क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास होता है। गुड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है क्योंकि ये मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी आपके पास होती है, इसलिए जो है वो ये क्या करता है, ये जो है वो इवन ये ऑक्सीजन के साथ भी जो है वो रिएक्ट जो है वो आपके पास जो है वो कर सकता है। इसलिए हम लोग केमिकल और स्टील इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इसको जो है वो इस्तेमाल जो है वो करते हैं। ठीक है। और इस तरह आपने इसके 5 यूजेस को जो है वो आप लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि आप लोग इसको स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, ऑयल इंडस्ट्री के अंदर जो है वो हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि आपके पास अगर पॉइंट नंबर 6 को देखें तो वो ये कहते हैं कि इट इज़ नॉन आयनिक इन नेचर एंड इट इज़ यूज टू मेक फूड एंड ब्रूइंग इक्विपमेंट एंड फॉर द पैकिंग मटीरियल्स के अंदर भी हम लोग जो है वो एल्यूमिनियम को इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो क्या करता है, दूसरी बहुत सारी मेटल्स जिस तरह कॉपर है, मैग्नीशियम है, निकल है, कोबाल्ट है और जिंक है, उनके साथ क्या बनाता है, मेटल एलॉयज भी जो है वो बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने पढ़ा था कि इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसलिए हम लोग इसको जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, यानी जो आप खाने पकाने के लिए बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी हम लोग एल्यूमिनियम को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इवन किचन फॉइल्स बनाने के लिए, विंडो फ्रेम्स बनाने के लिए भी हम लोग एल्यूमिनियम का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। 9th पॉइंट आपके पास क्या है कि एल्यूमिनियम इज़ यूज फॉर मेकिंग द पेट्रोल एंड मिल्क स्टोरेज टैंक्स, के जो पेट्रोल को स्टोर करने के लिए या मिल्क को स्टोर करने के लिए जो टैंक्स इस्तेमाल होते हैं, उनमें भी उनकी प्रिपरेशन के या उनकी मैन्युफैक्चरिंग में आप लोग एल्यूमिनियम को इस्तेमाल करते हैं।
क्योंकि ये आपने पढ़ा था कि इसकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है, स्मूथ होती है, और ये क्या कर सकता है, रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है किस चीज़ को, ओवर हीटिंग को इन द सन। इसलिए जो है हम लोग एलुमिनियम को जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सो ये 9 पॉइंट्स थे एलुमिनियम के यूजेस के हवाले से। तो आप लोग को, यानी आपने ये पढ़ा कि इसको आप लोग कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए, ब्रूइंग इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, नेविगेशनल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, या मिल्क एंड पेट्रोल स्टोरेज टैंक्स वगैरह को जो है वो बनाने के लिए आप लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट्स बनाने के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, शिप्स वगैरह को, कार्स वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स अबाउट द ग्रुप 4 एलिमेंट्स के हवाले से है। तो ग्रुप 4 के अगर आप लोग एलिमेंट्स की बात करें तो इसको हम लोग कॉमनली कार्बन फैमिली भी कहते हैं। वाई? बिकॉज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर that belongs to the group 4A is actually the carbon। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन और लेड जो है वो आपके पास एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको इन एलिमेंट्स के नाम, इनके सिंबल्स और इनके एटॉमिक नंबर नज़र आ रहे हैं, और साथ ही इनकी जो ऑर्बिटल्स के अंदर इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है, या आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो दिखा दी गई है। अब ये जो है, अगर हम लोग देखें, हम कहते हैं कि दे बिलोंग्स टू ग्रुप 4। वाई? बिकॉज इनके टू मतलब इनका जो एन एस, जो लास्ट वाला इनका एन एस और एन पी के अंदर टोटल जो है मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं। अगर पी ब्लॉक के लिहाज से देखा जाए तो पी ब्लॉक में ये आफ्टर बोरॉन फैमिली जो है वो प्रेजेंट होती है। ग्रुप 3 के बाद ग्रुप 4 होता है। तो इसके में आप देख सकते हैं कि इनके पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट जो है वो आपके पास होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ग्रुप 4 के एलिमेंट्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करें तो वो ये कहते हैं कि अभी मैंने आपको ये कहा कि जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स है दे एक्चुअली हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। सो इनकी वैलेंसी या इनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो आपके पास क्या है, 4 है। और इसलिए अगर आप लोग कॉमनली इनके कंपाउंड्स में देखें तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनका जो अपेरेंट चार्ज है वो भी क्या होता है, 4 होता है। जिस तरह आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट कार्बन इज मेकिंग 2 बॉन्ड्स विद ईच कार्बन विद ईच ऑक्सीजन, यानी हर ऑक्सीजन के साथ जो है वो 2 बॉन्ड बना रही है। इस तरह अगर आप इस तरह वो कहते हैं SiO2 देख लें, लेड क्लोराइड देख लें, PbCl4, क्योंकि लेड ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। सो दैट्स व्हाई इट इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स विद 4 क्लोरीन एटम्स के साथ जो है वो बना रहा है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 ये है कि ग्रुप 4A के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें हाइड्राइड्स बनाने की कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि दीज हाइड्राइड्स आर एक्चुअली द बाइनरी कंपाउंड विच आर कंसिस्टिंग ऑन, आप देखें कि इसमें ग्रुप 4 में से कार्बन है और साथ क्या है, हाइड्रोजन जो है वो आपके पास है। तो मीथेन भी होता है। उसके बाद साइलेन क्या होता है कि SiH4 को जो है, जिस तरह मीथेन है वो CH4 को हम लोग कहते हैं, और साइलेन क्या होता है जब आपके कार्बन की जगह उसमें सिलिकॉन जो है वो आपके पास लगा हो, और इसके साथ साथ जर्मेन भी आपके पास है। यानी दीज आर ऑल द हाइड्राइड्स कंसिस्टिंग ऑन द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 4A जो है वो आपके पास है। इसी तरह आपके जो ग्रुप 4A के मेंबर्स हैं उनमें हेलाइड्स को भी बनाने की प्रॉपर्टी होती है, यानी वो आपके पास ज़्यादातर अगर आप लोग केसेस में देखें वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से किसी के साथ भी जो है वो रिएक्ट कर सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, या आपके पास कार्बन टेट्राफ्लोराइड है, या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, जर्मीनियम टेट्राक्लोराइड है, टिन टेट्राक्लोराइड है, और लेड टेट्राक्लोराइड है। और ये तमाम के तमाम कंपाउंड्स बेसिकली ग्रुप 4A के हेलाइड्स आपके पास होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो ग्रुप 4 के मेंबर्स हैं, जहाँ वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें, जहाँ वो हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करें हैं, वो ऑक्सीजन के साथ भी जो है वो क्या करते हैं, रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव जो है वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, जर्मीनियम डाइऑक्साइड है, टिन डाइऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड आपके पास है। अगर हम लोग इनकी
जनरल ट्रेंड्स की बात करें ग्रुप 4 की, तो वो ये कहते हैं कि अगर आप कार्बन टू लेड की जाने मूव करते हैं तो आपके पास देयर इज़ अ मेजर वेरिएशन इन देयर प्रॉपर्टीज़। रीज़न क्या है? साइज़ के चेंज होने की वजह से, उनकी पोजीशन के फ़र्क की वजह से हमारे पास क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या होती जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। सबसे पहली पॉइंट है मेटालिक करेक्टर आपके पास है, तो वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग कार्बन को देखें, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, ठीक है, जबकि सिलिकॉन और जर्मीनियम क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली द सेमी मेटल, और टिन और लेड आपके पास क्या है, दे आर द गुड मेटल। रीज़न क्या है? कार्बन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज बढ़ने की वजह से उनके इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, इसलिए उनका मेटालिक करेक्टर भी इंक्रीज होता है। तो मेटालिक करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है आपके पास, इंक्रीज होता है। ठीक है, नीचे जो है आपको जो है ग्रुप 4 के एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। उसमें उनका एटॉमिक नंबर है, उनकी डेंसिटी है, डेंसिटी भी आपको देख रहे हैं कि कार्बन पे 2.33 था और लेड तक जाते जाते वो 11.85 हो गया। रीज़न क्या है कि मैस बढ़ रहा है, और मैस के बढ़ने से डेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो आप देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप कम होगा। रीज़न क्या है कि साइज़ बड़े होने की वजह से गैसिव फोर्सेस क्या होती जाती हैं, वीक होती जाती हैं। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी आप देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है। रीज़न क्या है कि जब साइज बढ़ेगा तो वो एनर्जी जो आपको रिक्वायर होगी उसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ेगा और आयनिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा आपके पास। तो वो ये कहते हैं कि अगर हम लोगों ने उनके मेटालिक करेक्टर की बात की, एटॉमिक रेडियाई में मैं आपको अभी कहा कि ज़ाहिर है जब आप टॉप टू बॉटम की जानिब जो है वो मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो है नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, और इस वजह से इनका एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि सिलिकॉन टू जर्मीनियम की तरफ जाते जाते आपके पास जो साइज़ का इंक्रीज़ है वो उतना नहीं होता। रीज़न क्या है कि उसकी शील्डिंग इफेक्ट इतनी प्रॉपर नहीं होती, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। मैंने आपको अभी बता दिया है कि हमारे पास नॉर्मली तो आपके पास क्या कहते हैं, डिक्रीज करती है, लेकिन वो ये कहते हैं कि इस ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है सिलिकॉन से जर्मीनियम की तरफ जो है वो आपके पास जो है वो जाते हुए, यानी 736 टू 760 हो जाती है। रीज़न आपके पास जो है वो क्या हो जाती है कि आपके पास जो जर्मीनियम है उसके अंदर क्या आ जाता है, डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। वो इतनी प्रॉपर शील्डिंग नहीं करते। अगर उनकी शील्डिंग प्रॉपरली नहीं होगी तो जो न्यूक्लियस का होल्ड होगा वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और आपको ज़्यादा एनर्जी जो है वो आपके पास क्या होगा, देनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, वो ये कहते हैं कि या आपके पास जो है वो जो है इस वजह से इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक दफ़ा जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि इनके अंदर आपके पास क्या होता है कि इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके वैलेंस शेल के अंदर, 2 NS2 के अंदर, 2 NP2 के अंदर आपके पास है। वो ये कहते हैं कि जो कार्बन और सिलिकॉन है वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करते हैं फॉर बॉन्डिंग पर्पजेज, और वो ज़्यादातर 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जबकि जो बाकी मेंबर्स हैं जिसमें जर्मीनियम है, टिन है या लेड है, वो +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, या +4 की भी जो है वो आपके पास जो है वो शो करते हैं। अब इसमें वो ये कहते हैं कि अगर जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी सिर्फ +2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड्स अप विद OUS आपके पास है, जर्मीनियस, स्टेनस, प्लम्बस आपके पास है। जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड पे आपके पास आई से आता है, जर्मेनिक, स्टेनिक आपके पास होता है, प्लम्बिक आपके पास होता है। ठीक है, रीज़न आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास जर्मीनियम है, टिन है और लेड है, उनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि या तो वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इस्तेमाल करे फॉर बॉन्डिंग पर्पजेज, या अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को, यानी जो आपके अपने s इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बॉन्डिंग में इस्तेमाल ना करे। अगर वो अपने s इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं करता तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी
में एस के में मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन जो पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है उसको इस्तेमाल ना करें। यानी डिपेंड करता है कि वो अपना इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं या जो है वो अपने चारों के चारों जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या है, द इलेक्ट्रो पॉजिटिव और द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या होती है, डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। साइज इंक्रीज होने से जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर आप कार्बन और सिलिकॉन की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ की बात करें, दोनों कोवेलेंट कंपाउंड्स बॉन्ड्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन अगर आप पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन देखें तो इनका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ना लूजिंग ना गेनिंग की तरफ, ज़्यादातर ये शेयरिंग की तरफ जो है वो आपके पास जाते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ फॉर्म द एसिडिक ऑक्साइड। रीज़न ये है कि आप फर्ज करें जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को आप पानी में डिजोल्व करें तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड आपके पास जो है वो बनेगा। इस वजह से वो ये कहते हैं कि जो कार्बन और सिलिकॉन है वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि बाकी चीज़ें जो ऑक्साइड्स बनाती हैं जर्मीनियम, टिन और लेड एम्फोटेरिक इन नेचर होती है। कार्बन और सिलिकॉन में कैटिनेशन या सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी भी आपके पास जो है वो प्रेजेंट होती है। और कार्बन ज़्यादातर कार्बन कार्बन की शेयर, लेकिन सिलिकॉन में ऑल्टरनेट सिंगल और ऑक्सीजन के साथ भी जो है वो बॉन्ड जो है वो आपके पास बनाती है। उसके बाद वो आपके पास ये कहते हैं कि दोनों में, यानी चाहे वो कार्बन हो या सिलिकॉन हो, वो दोनों ही हाइड्रोजन और हेलोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड और हेलाइड्स जो है वो आपके पास जो है बना सकते हैं। तो नीचे आपको कार्बन की अक्रंस नजर आ रही है। कार्बन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, डोलोमाइट या मैग्नीसाइट की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, डॉट कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट किसी भी फॉर्म में हो, आप देख सकते हैं कि इन सब के अंदर जो है वो कार्बन अवेलेबल है। इसी तरह जो सिलिकॉन है उसके आपको मिनरल्स और उनके केमिकल फार्मूलाज, चाहे वो जिरकॉन है, टॉलिक है, क्योलिन है, एस्बेस्टॉस है, जियोलाइट है, आप देख सकते हैं कि इन सब के अंदर सिलिकॉन जो है वो प्रेजेंट है। और आफ्टर ऑक्सीजन सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट एग्जिबिटिंग 25% ऑफ द मास ऑफ अर्थ क्रस्ट, जो है वो सिलिकॉन जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट आपके पास है। वो ये कहते हैं कि अनलाइक आपके पास क्या होता है, मतलब कार्बन, जो सिलिकॉन है वो फ्री स्टेट के अंदर जो है वो नहीं होता। ज़्यादातर रॉक्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स या सिलिका आपके पास क्या होता है, प्रेजेंट आपके पास होता है। और वो ये कहते हैं कि जो आपके पास कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स और सल्फाइड्स के अलावा बाकी जितने भी आपके पास ज़्यादातर मिनरल्स के अंदर जो है वो एक हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिलिकॉन जो है वो आपके पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और वो ये आपके पास कहते हैं कि जो क्वार्ट्स आप अक्सर जो है वो पढ़ते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द सिलिकॉन आपके पास होता है। इसके अलावा आपके पास क्या है, रॉक क्रिस्टल, एमिथिस्ट, क्वार्ट्स, स्मोकी क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स, मिल्की क्वार्ट्स, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल्स हैं आपके पास सिलिकॉन कंटेनिंग कंपाउंड्स की है। और वो ये आपके पास कहते हैं कि जो सैंड है वो बेसिकली सिलिकॉन डाइऑक्साइड है आपके पास। और आपके पास क्या होता है, ओपल जो होता है दैट इज बेसिकली द हाइड्रेटेड वैरायटी ऑफ क्वार्ट्स आपके पास है। ठीक है, पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ, अगर हम कार्बन की बात करें तो एक आपने ये पढ़ा कि जो कार्बन है दैट इज़ बेसिकली द नॉन मेटल, जबकि बाकी जितने भी एलिमेंट्स इस ग्रुप में हैं वो या तो सेमी मेटल्स हैं या आपके पास क्या है, मेटल्स आपके पास हैं। ये वाहिद है जो नॉन मेटल आपके पास है। दूसरी प्रॉपर्टी वो क्या थी कि जो ये कैटिनेशन या सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी को जो है वो आपके पास क्या करता है, शो करता है। और यानी ये कार्बन के आपको लॉन्ग चेन्स जो है वो नज़र आती हैं। बहुत ज़्यादा सारे कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिल सकते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी है वो ये सिलिकॉन में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन डाउन द ग्रुप मूव करते हुए ये प्रॉपर्टी किसी हद तक कम जो है वो आपके पास जो है वो हो जाती है। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी और ट्रिपल बॉन्ड्स भी जो है वो आपके पास बना सकता है। जब आप लोगों ने अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस को पढ़ा, आपने कार्बोनाइल कंपाउंड्स को पढ़ा, तो आपने देखा कि कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की भी प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास रखता है। अब जहाँ तक आपके पास कार्बन और सिलिकॉन के कंपाउंड्स की बात है,
तो आपके पास क्या होता है कि जो कार्बन है वो ऑक्साइड्स भी बनाता है, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन सब ऑक्साइड हो, और ये तमाम के तमाम ऑक्साइड्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन या नंबर ऑफ कार्बन की बेसिस के ऊपर एक दूसरे से है। और वो ये कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कॉमन है, बाकी जो कार्बन सब ऑक्साइड है वो इतना ज़्यादा आपके पास क्या होता है, कॉमन जो है वो आपके पास नहीं होता। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, मोनोऑक्साइड का मतलब ये है कि इट इज़ कंसिस्टिंग ओनली ऑन वन कार्बन आपके पास है, तो वो ये कहते हैं कि इट्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट आपके पास कर रहा होता है। और ये किसी हद तक आपके पास क्या होता है, पोलर आपके पास है। इसका आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके पास कार्बन है वो अपना क्या इस्तेमाल कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि ऑक्सीजन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक अ ट्रिपल बॉन्ड आपके पास है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में जो है वो आपके पास रखना आपके पास है। और वो ये कहते हैं कि इट इज़ यूजली रिटन एज, यानी यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर हम देखें ना ऊपर यहाँ पे, यानी इसमें जो ऑक्सीजन आपके पास है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, यानी वो उसकी म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है, यानी इसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, जबकि एक जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास है ना, मतलब टोटल 4 में से 2 इस्तेमाल हो गए कोवेलेंट बॉन्डिंग में, जबकि पीछे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑक्सीजन दे रहा है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है उसकी शिफ्टिंग आपके पास हो रही है। तो इस चीज़ को लाजमी आपने अपने माइंड में जो है वो आपके पास जो है वो रखना है। और वो ये कहते हैं कि इट माइट अपीयर फ्रॉम द अबव स्ट्रक्चर दैट दिस मॉलिक्यूल शुड हैव अ लार्ज डाइपोल मोमेंट, लेकिन इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम जो है वो आपके पास होती है। इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो भी जो है वो गैस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, लीनियर मॉलिक्यूल आपके पास है। बॉन्ड डिस्टेंस की बात करें तो 115 पिकोमीटर की होती है, और वो ये आपके पास कहते हैं कि इसका फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, और इसकी भी डायपोल मोमेंट ज़ीरो होती है, क्योंकि कार्बन की इस तरफ भी ऑक्सीजन है, कार्बन की दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन है, और जो इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट जो है वो कर देती हैं। इसी तरह अगर हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें, उसको दूसरा नाम क्या होता है, सिलिका होता है, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है सिलिकॉन का, जिसमें हर सिलिकॉन एटम टेट्राहेड्रली 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ क्या होता है, अटैच है, और हर ऑक्सीजन अपने साथ मौजूद 2 क्लोज सिलिकॉन नेबर्स के साथ क्या होता है, खुद को उसने अटैच किया होता है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो सिलिकॉन की जो कॉमन क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है वो हार्ड है, ब्रिटल है, प्रिफेक्टर है, और कलरलेस सॉलिड है, और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से काफ़ी डिफरेंट है, यानी है तो ये भी ऑक्साइड लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड से काफ़ी डिफरेंट होता है। ये जो है इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आपके पास है, और हर ऑक्सीजन एटम जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है 2 सिलिकॉन एटम्स के साथ, और पूरा एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है। यही वजह है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिस्टलाइन, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास होता है वो बेसिकली गैस फॉर्म में आपके पास एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर इस तरह का 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो आपके पास क्या होता है, प्रेजेंट जो है वो आपके पास नहीं जो है वो आपके पास होता। और ये क्या होता है कि आपके पास इसकी एक आप ये कह सकते हैं कि वो ये कहते हैं कि ड्यू टू दिस कॉन्टिन्यूस अरेंजमेंट आपके पास जो एक जाइंट सिलिकॉन ऑक्सीजन नेटवर्क है, इट एक्सटेंड्स आउट टू गिव अ मैसिव सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्रिस्टल है, जिसके अंदर हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ और हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन एटम्स के साथ क्या है, अटैच है। और इसका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है, बिकॉज स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास है। बॉन्ड क्या होता है, वो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एटम्स जो है वो क्या है, फर्मली प्लेस्ड एट देयर है, जिसकी वजह से जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं जो है वो आपके पास करता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आप लोगों ने जो है आपके सिलेबस का जो है वो ये हिस्सा था। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके सिलेबस का जो है वो पार्ट जो है वो
नहीं है, यानी सिलिका, ग्लास और ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस ग्रुप 4 एलिमेंट्स हैं कौन-कौन से, उनका थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन का पता होना चाहिए। उसके बाद आपको उनकी कुछ पेक्यूलियर प्रॉपर्टी, कैटिनेशन, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर, इन चीज़ों के बारे में आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। और सिलिकॉन और कार्बन के बेसिक ऑक्साइड्स के हवाले से आपको जो है आपके सिलेबस का जो है वो हिस्सा जो है वो आपके पास जो है था। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो जो है आज के लिए इतना ही काफ़ी।